नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजेंद्र कुमार प्रजापति भूगोल की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग 11वीं कक्षा के भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत नामक पुस्तक के अध्याय 6 भू आकृतिक प्रक्रियाएं और ये तीसरा और आखिरी लेक्चर है। तो हम लोग क्लास को प्रारंभ करें इससे पहले हम लोग एक नज़र डालते हैं इस अध्याय के उन टॉपिक्स पर जिस पर हम लोगों ने अब तक अध्ययन किया है। तो इसके पहले हम लोगों ने अभी इस 2 वीडियोज़ में अध्ययन किए हैं भू आकृतिक प्रक्रियाएं, अंतर्जनित और बहिर्जनित प्रक्रियाएं, अपक्षय और अपक्षय के प्रकार का अध्ययन किया है, बृहद संचलन और मंद संचलन, तीव्र संचलन और इसके अलावा हमने भूस्खलन का अध्ययन किया है। अब आज हम लोग इस लेक्चर में जो अध्ययन करेंगे उसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। अपर्दन का अध्ययन करेंगे यहाँ पर और उसके साथ साथ में हम लोग निक्षेपण यानी इरोजन एंड डिपोजिशन इनका अध्ययन करेंगे और इसके अलावा हम लोग मृदा निर्माण सॉइल फॉर्मेशन का अध्ययन करेंगे और मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं क्या हैं और मृदा निर्माण के कारक कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मृदा निर्माण में भाग लेते हैं। पहला टॉपिक है हमारा अपर्दन या इरोजन। इसकी हम लोग परिभाषा समझ लेते हैं। अपर्दन किसे कहते हैं? गतिशील भू आकृतिक कारकों की सहायता से पृथ्वी के पदार्थों का निम्नीकरण और निम्नीकृत पदार्थों का परिवहन सम्मिलित रूप से अपर्दन कहलाता है। ठीक है, इसे आप एक डायग्राम से समझ सकते हैं। यानी जो गतिशील भू आकृतिक कारक हैं इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं, इनको समझिए आप। गतिशील भू आकृतिक कारक जैसे कि हवा है, प्रवाहित जल जिसको नदी या फिर रेल गलीज ये भी हैं और हिमानी, ये सब क्या हैं? गतिशील भू आकृतिक कारक हैं। तो इनकी सहायता से पृथ्वी के पदार्थों का निम्नीकरण, पृथ्वी के पदार्थ जैसे चट्टान, खनिज, तो इनका निम्नीकरण मतलब इनका कटाव, इनको काटना, इनको तोड़ना, तो इनका निम्नीकरण और इससे निम्नीकरण से उत्पन्न जो निम्नीकृत पदार्थ हैं जैसे रेत, कंकड़, पत्थर, ये सब क्या है? निम्नीकृत पदार्थ हैं। तो इनका परिवहन यानी कि अपर्दन में 2 चीज सम्मिलित है। एक तो अपर्दन जो स्वयं क्या करता है, अपने भू आकृतिक कारकों की सहायता से किसी पदार्थ, पृथ्वी के किसी पदार्थ को तोड़ता है, काटता है और फिर साथ में उसको अपने इन्हीं गतिशील कारकों की सहायता से उसका परिवहन करता है। तो इस तरीके से अपर्दन में परिवहन भी सम्मिलित है। तो इसको इस सम्मिलित रूप से इसको क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं या इरोजन कहते हैं। इसको आप डायग्राम से समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने अभी तक पिछले अध्याय में जो है वेदरिंग पढ़ा, अपक्षय पढ़ा था, बृहद संचलन पढ़ा था और यहाँ हम अपर्दन पढ़ेंगे। तो अपर्दन में हमने ये चीज़ देखा कि गतिशील भू आकृतिक कारक जिम्मेदार होते हैं। तो इनमें तीनों में हम बेसिक अंतर समझ लेते हैं। अपक्षय में हमने पढ़ा था स्वस्थाने शब्द एक आया था, इन सीटू। स्वस्थाने मतलब इन सीटू, मतलब अपने ही स्थान पर, किसी स्थान पर बिना कोई गति किए उस चट्टान का या उस जो है खनिज का भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जो है अपक्षय हो जाए, उसका वियोजन हो जाए, उसका विखंडन हो जाए, तो उसे अपक्षय कहते हैं। यानी कि यहाँ पर कोई जो है गतिशीलता नहीं दिखाई दे रही थी, है यहाँ पर कोई सक्रियता नहीं है। जबकि बृहद संचलन में क्या है, उसमें जो है गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के ढाल का जो है वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि पृथ्वी के ढाल के कारण जो है गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और जिसके कारण पदार्थ का क्या होता है? प्रवाह होता है। तो प्यारे बच्चों, बृहद संचलन यहाँ पर क्या है? गुरुत्वाकर्षण मुख्य कारक है। और अपर्दन के लिए अपक्षय आवश्यक नहीं है, लेकिन उसकी गतिशीलता को बढ़ाने में जो है इसका महत्वपूर्ण रोल है, महत्वपूर्ण भूमिका है अपक्षय का। अब यहाँ पर हमने जो अभी गतिशील भू आकृतिक कारकों के बारे में अभी देखा हमने परिभाषा में कि गतिशील भू आकृतिक कारक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हम 5 कैटेगरी, 5 श्रेणियों में इन गतिशील कारकों को मुख्य रूप से बांट सकते हैं। वैसे तो और भी कई हैं, लेकिन यहाँ पर हम 5 मुख्य श्रेणियों में इनको भू आकृतिक जो गतिशील हैं इन कारकों को डिवाइड कर सकते हैं। जिसमें पहला है हवा, दूसरा है प्रवाहित जल या प्रवाहशील जल। प्रवाहशील जल केवल नदी ही नहीं इसमें आएगा, नदी के अलावा जैसे नाले हैं या फिर मतलब प्राकृतिक नाले कह सकते हैं हम। तो अगर यहाँ चूँकि जो है छोटी छोटी नदियाँ भी हैं, छोटे छोटे जो है रेल्स हैं, गलीज हैं। भाई पर्वतीय क्षेत्रों से जहाँ स्रोत नदियों का शुरू होता है वहाँ पर नदी नहीं होती, वहाँ पर रेल गलीज बनती हैं। तो इस तरीके से प्रवाही जल में वो भी आ जाती हैं। और
इसके अलावा हिमानी, ठीक है, और भूमिगत जल और समुद्री लहरें या तरंगें। तो इस तरीके से इन 5 कैटेगरी में हमने यहाँ पर इनको डिवाइड किया है, जिसमें जो ऊपर के 3 हैं, हवा, प्रवाही जल या प्रवाहशील जल और हिमानी, ये तीनों जलवायविक दशाओं से नियंत्रित होते हैं, जलवायविक दशाओं से नियंत्रित होते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन इनको प्रभावित करती हैं। और ये तीनों जो हमारी पदार्थ की अवस्थाएं हैं, तरल और हवा यानी गैस और हिमानी, तरल, गैस और ठोस पदार्थ, जो हमारी पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, तो उसका भी ये द्वैतक है। जैसे हवा है, हवा क्या है, गैस है, तो ये गैस का द्वैतक है, और प्रवाहशील जल ये तरल पदार्थ का द्वैतक है, और हिमानी जो है ठोस पदार्थ का द्वैतक है। तो इस तरीके से ये 3 मूल पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ के जो 3 मूल आकार होते हैं, उन आकारों को ये वेरीफाई करते हैं, डिनोट करते हैं। कौन? हवा, प्रवाही जल और हिमानी। और बाकी की जो 2 हैं, भूमिगत जल और समुद्री लहरें या तरंग। तो भूमिगत जल और समुद्री लहरें, इनको जलवायविक दशाएं प्रभावित नहीं करती हैं डायरेक्टली। भूमिगत जल को प्रभावित करने के लिए जो है सतह की पारगम्यता जो है मुख्य कारक है, यानी सतह जहाँ पर चूनेदार सतह होगा या जहाँ पर पोरस सतह होगा, जहाँ पर पानी जो है फिल्टर करके नीचे चला जाता है, तो वहाँ पर भूमिगत जल की जो है उत्पत्ति होती है। और दूसरी तरफ जो समुद्री लहरें या तरंगे हैं, उसको क्या प्रभावित करती हैं? ये मुख्य रूप से तट और स्थल से प्रभावित होती है। तट मतलब जहाँ पर समुद्र की सीमा समाप्त होती है और स्थल की सीमा प्रारंभ होती है, इसको तटरेखा बोलते हैं। तो उस तटरेखा और स्थल की जो है बनावट इसके तरंगों को प्रभावित करती है। और इसके साथ साथ में जो है हवाओं का दबाव भी, हवाओं का प्रवाह भी जो है समुद्री लहरों, समुद्री तरंगों की उत्पत्ति और इसके प्रवाह को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर गतिशील भूआकृतिक कारकों के बारे में सीखा। अब हम देख लेते हैं अपर्दन किस कार से जो है, अपर्दन के अंदर क्या एनर्जी होती है और किस एनर्जी से वो कार्य करती है। तो अपर्दन के कार्य को पदार्थ की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी प्रभावित करती है। अपर्दन के कार्य को पदार्थ की, यानी जो पदार्थ है उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी प्रभावित करती है। इसका फार्मूला क्या है? के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। यहाँ पर v क्या, m क्या है? मास है। मास मतलब द्रव्यमान, बृहत, और v फॉर वेलोसिटी यानी वेग। तो इस तरीके से ये जो है इसका फार्मूला है, अपर्दन के कार्य को पदार्थ की गतिज ऊर्जा प्रभावित करती है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप हम देख लेते हैं, जो हिमानी का संचलन है, जो हिमनद का संचलन है, वो बहुत ही मंद होता है। हिमनद का संचलन बहुत मंद होता है, लेकिन उसका द्रव्यमान अधिक है, उसका मास अधिक होता है, तो इसलिए अपर्दन में वो बहुत प्रभावी कारक है, बहुत ज़्यादा प्रभावी कारक है हिमानी। लेकिन दूसरी तरफ वायु, जो कि एक गैसीय अवस्था है, तो इसका संचलन वेग बहुत तीव्र होता है, लेकिन गैसीय अवस्था होने के कारण इसका अपर्दन में उतना प्रभाव नहीं है, कम प्रभावशाली है हिमानी की अपेक्षा। अब हम लोग निक्षेपण देखेंगे। निक्षेपण यानी डिपोजिशन, इसके बारे में देखते हैं क्या है। भूआकृतिक कारकों द्वारा घर्षित पदार्थों, यानी घर्षित पदार्थ जो अपर्दन द्वारा घर्षित हुए हैं, निम्नीकरण हुए हैं पदार्थ, जिसमें रेत है, कंकड़ है, पत्थर है, मिट्टी है, ये सब क्या है? घर्षित पदार्थ हैं। तो इनका किसी स्थान पर जमाव करना ही क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। निक्षेपण क्या है? भूआकृतिक कारकों द्वारा घर्षित पदार्थों का किसी स्थान पर जमाव करना ही निक्षेपण कहलाता है। तो सबसे पहले जो है बड़े पदार्थों का निक्षेप होता है। मान लेते हैं जैसे आप ये चित्र में देखिए, नदी बहते हुए जा रही है और निक्षेपण का कार्य जब अपने पहाड़ी ढलान पे नीचे उतरती है, फुटहिल पर आती है, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो बड़े बड़े बोल्डर्स का वहाँ पर निक्षेप करती है। ठीक है, तो बड़े पदार्थों का पहले निक्षेपण होता है और उसके बाद में सूक्ष्म और महीन कणों का निक्षेपण होता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं। तो अब निक्षेपण के परिणाम स्वरूप क्या होता है? निम्न भूमि का तल्लोचन होता है। भाई निक्षेपण जब होगा तो जो कोई गर्त है, कोई गड्ढा है, तो वो क्या हो जाएगा? भर जाएगा, तो उससे उसका तल का उच्चन हो जाता है, तल उच्च हो जाता है, तल्लोचन कहते हैं। और अपर्दन में क्या होता है? दूसरी तरफ उच्च सतह का निम्नीकरण होता है। तो दोनों में विपरीत संबंध है। निक्षेपण और अपर्दन दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। और निक्षेपण के अगर कारण की बात करें, निक्षेपण के लिए क्या कारण जिम्मेदार हैं?
कौन से ऐसी परिस्थितियां जिम्मेदार हैं जो निक्षेपण कार्य को प्रोत्साहित करती हैं। तो इसमें पहला होगा परिवहन मार्ग के ढाल में कमी। भाई नदियाँ, जब कोई भी नदी है या फिर वायु है या फिर कोई भी हिमनद है, कोई भी भू आकृतिक कारक जो गतिशील भू आकृतिक कारक है जो निक्षेपण का कार्य कर रही है, तो वो परिवहन करते करते उसके मार्ग में जब ढाल की कमी आ जाती है, मंद ढाल हो जाता है, जैसे हवा प्रवाहित हो रही है, तो हवा प्रवाहित हो रही है, अचानक जो है वहाँ पर क्या होगा, जो प्रेशर है, प्रेशर में अंतर खत्म हो जाएगा। मान लेते हैं हाई प्रेशर और लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं बहती हैं, लेकिन जैसे ही अचानक जो है लो प्रेशर हाई प्रेशर में बदल जाए या हाई प्रेशर लो प्रेशर में बदल जाए, कहने का मतलब यह है कि दोनों जगह प्रेशर समान हो जाए, तो हवाएं क्या हो जाएंगी, वहाँ पर ढाल जो है, जो प्रवाह ढाल है, उसका क्या हो जाएगा, वहाँ पर कमी हो जाएगी ढाल में, प्रवाह मार्ग में, तो हवा वहाँ पर अपने आप जो है स्लो हो जाएगी, कम हो जाएगी, धीरे गति उसकी धीरे हो जाएगी, तो मलबा का वह निक्षेप करेगी। इसी प्रकार से नदियों के साथ में ही ढाल की कमी। और दूसरा है परिवहन के बोझ में अवसाद भार की वृद्धि। तो परिवहन के जो परिवहित पदार्थ है उसके साथ में जो है अवसाद भार की वृद्धि हो जाती है। साथ में जैसे कंकड़ पत्थर रेत, इनकी मात्रा अगर अधिक बढ़ जाती है तो कुछ दूर जा करके फिर जो है एक तो ढाल भी कम हो जा रहा है और भार में वृद्धि हो जा रही है। तो इसके कारण क्या करती हैं, जो है मलबा का निक्षेपण करने लगती हैं, भूआकृतिक कारक जो है मलबा का वहाँ पर निक्षेपण करने लगती हैं। और तीसरा कारण है मार्ग में अवरोध आ जाना। किसी भी प्रकार का अवरोध आ जाए, जैसे मान ले हवा प्रवाहित हो रही रेगिस्तानी क्षेत्रों में, रेत को लेकर जा रही कंकड़ पत्थर को, तो पेड़ झाड़ी दीवार आदि जो है आ जाए तो उससे टकरा करके अपने मलबा का वहाँ पर वो निक्षेपण कर देती है। इसी प्रकार से नदी जो है अपनी घाटी में प्रवाहित होकर जा रही है और अचानक जो है बृहद संचलन हो जाए, मास मूवमेंट हो जाए, पहाड़ आकर के जो है नदी घाटी में पूरा गिर जाए, तो उससे प्रवाह मार्ग क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा, नदी मार्ग बाधित हो जाएगा। ठीक है। और चौथा कारण है गतिशील कारकों के वेग में धीरे धीरे कमी आती जाती है। भाई ऐसा तो है नहीं कि जो गतिशील कारक है, जो भूआकृतिक कारक जो चल रहे हैं, वो जो है एकदम बिल्कुल खत्म ही नहीं होंगे, तो धीरे धीरे करके उनकी वृद्धावस्था आती जाती है, तो वृद्धावस्था में वो निक्षेपण का कार्य करने लगती है। जैसा कि आप जो है नदियों की अवस्थाओं में देख लीजिए, जैसे युवा अवस्था होती है नदी की पर्वतीय क्षेत्रों में, तो वहाँ ढाल भी तीव्र होता है और नदियाँ युवा होती हैं, तो वहाँ पर जो है और बोझ भी कम होता है, तो काफ़ी तीव्र गति से जो है अपना बहती भी हैं और अपर्दन करती हैं, निक्षेपण का वहाँ पर मौका नहीं मिलता है उनको। इसी प्रकार से जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, तो मैदानी क्षेत्र में जो है यहाँ पर क्या होता है कि उनके साथ में मलबा भी आ जाता है, तमाम प्रकार की नदियाँ भी मिल जाती हैं, तो उनके बोझ में भी वृद्धि हो जाती है, परिवहन बोझ में वृद्धि हो जाती है, तो इस कारण अब वहाँ पर निक्षेपण करने लगती हैं और आगे बढ़ती है, जहाँ पर उनका जो है नदियों का सागर में मिलने का जो स्थान आता है, तो उससे पूर्व और ज़्यादा बिल्कुल वृद्ध हो जाती हैं, तो वृद्धावस्था में वहाँ पर जो है और निक्षेपण का कार्य करती है। तो इस तरीके से उसकी जो है वेग में धीरे धीरे कमी आती जाती है, क्योंकि प्रवाह ढाल भी मंद हो जाता है, तो वेग कम हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे मृदा निर्माण, सॉइल फॉर्मेशन का अध्ययन करेंगे। तो चट्टानों के विघटन एवं वियोजन से जो उत्पन्न ढीले व असंगठित भू पदार्थ हैं, उनको क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। चट्टानों के विघटन और वियोजन यानी भौतिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय से जो ढीले पदार्थ और असंगठित पदार्थ जो उत्पन्न होते हैं, उसी से मृदा की उत्पत्ति होती है, उसे मृदा कहते हैं। और मृदा की अगर विशेषताओं की बात करें, तो मृदा धरातल का प्राकृतिक तत्वों का समुच्चय है, धरातल के प्राकृतिक तत्वों का समुच्चय है ये, जिसमें चट्टान, खनिज पदार्थ, जीवांश ये सब शामिल होते हैं। और अगर इसकी दूसरी विशेषता की बात करें मृदा की, तो मृदा को जैविक कारखाना कहा जाता है। मृदा को क्या कहा जाता है, जैविक कारखाना कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जीव मंडल के सारे जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पोषक तत्वों की प्राप्ति कहाँ से होती है, मृदा से ही होती है बच्चों। इसीलिए मृदा को क्या कहा जाता है, जैविक कारखाना कहा जाता है। और इसके अलावा पोषक तत्वों की तो पूर्ति करते ही मृदा, लेकिन साथ में आवास भी उपलब्ध कराते हैं। जैसे बहुत सारे जीव जंतु हैं, वो अपना आवास जो है मिट्टी को खोद करके बिल बना करके उसमें रहते, जैसे कि चूहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आवास भी उपलब्ध कराते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य भी जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मिट्टी से अपने आवास का निर्माण करता है। भाई पहले कच्चे दीवार होते थे मकानों के,
तो उसमें क्या होता था, हम डायरेक्ट जो है तालाब से मिट्टी हमारी माताएं बहनें ले आती थी और उनसे जो है दीवार का निर्माण करती थी। लेकिन आज के समय में क्या है, आधुनिकता का समय आ गया है, लेकिन मिट्टी की उपयोगिता तो आज भी है। मिट्टी से जो है ईंटों का निर्माण होता है, पकी ईंटों का हम लोग आज घरों में प्रयोग करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मिट्टी से हमारे आवास का भी निर्माण होता है। तो इसलिए मिट्टी आवास भी उपलब्ध कराता है। और मृदा एक गत्यात्मक पदार्थ है, मृदा एक डायनेमिक पदार्थ है, जिसमें बहुत सी रासायनिक, भौतिक व जैविक प्रक्रियाएं हमेशा चलती रहती हैं, अनवरत चलती रहती हैं। इसमें रासायनिक, भौतिक, जैविक ये सब क्रियाएं अनवरत चलती रहती हैं, तो इसलिए मृदा एक गत्यात्मक पदार्थ है। और मृदा जलवायु दशाओं, भू आकृतियों और वनस्पतियों के साथ अनुकूलित व परिवर्तित भी होती रहती हैं। जैसे 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 जलवायु दशा होगी उसी अनुरूप जो है मिट्टी अपने आप को परिवर्तित कर लेती है, उसके अनुकूलित कर लेती है। आप एक उदाहरण समझ सकते हो, जैसे कि गर्म रेगिस्तान है, हमारे थार के रेगिस्तान की अगर बात करें, थार का रेगिस्तान जो पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पर गर्म रेगिस्तानी क्षेत्र में क्या होता है, वहाँ पर जो है रेतीली मृदा का निर्माण होता है। जलवायु गर्म है तो वहाँ पर कैसी मिट्टी बनेगी, रेतीली मिट्टी का निर्माण होता है। अब हम लोग मृदा निर्माण की प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन का अध्ययन करेंगे। देखिए, मृदा निर्माण को पेडोजेनेसिस भी कहा जाता है। पेडोजेनेसिस का मतलब होता है मृदा निर्माण, और मृदा विज्ञान को पेडोलॉजी कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि पेडोलॉजी किससे संबंधित है, तो मृदा विज्ञान से संबंधित है। तो हम लोग अब अध्ययन करेंगे मृदा निर्माण की क्या प्रक्रियाएं हैं। देखिए, इसके कुछ स्तरों में हम बांट सकते हैं मृदा निर्माण को। सबसे पहले जो पेरेंटल रॉक है, मूल चट्टान है, मूल शैल है, तो उसका क्या होता है, अपक्षय होता है। रासायनिक और भौतिक अपक्षय होता है, वेदरिंग होती है, और अपक्षय के कारण जो है कुछ अपक्षयित पदार्थों की प्राप्ति होती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो अपक्षयित पदार्थों की प्राप्ति होती है। अब उस अपक्षयित पदार्थों में जो है यहाँ पर अब जैविक तत्वों के माध्यम से मृदा के निर्माण का प्रोसेस शुरू होता है। जैसे कि बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव हैं, तो ये क्या करते हैं, मृदा में नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। ह्यूमस को खाते भी हैं बैक्टीरिया वगैरह, लेकिन साथ में क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी कार्य करते हैं, नाइट्रोजन निर्धारण का भी कार्य करते हैं। तो इसलिए नाइट्रोजन निर्धारण के कारण जो पोषक तत्व है वो प्राप्त होती है। और इसके साथ साथ में जीव जंतु व पेड़ पौधे जो हैं, उनके मृत अवशेष जो होते हैं, उससे ह्यूमस की प्राप्ति होती है, मिट्टी में ह्यूमस की प्राप्ति होती है। इसको हम लोग आगे डिटेल से देखेंगे। और इसके अलावा जो बिलकारी जीव जंतु हैं, जैसे चूहा, केचुए, ये सब क्या करते हैं, मृदा को भुरभुरी व स्पंजी बनाते हैं। तो अगली कड़ी में मृदा जो है भुरभुरी व स्पंजी बन जाती है। तो इसमें जो है वायु और नमी जो है प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण मृदा जो है उपजाऊ हो जाती है। तो इस तरीके से ये सारे कारक मिल करके, यानी अपक्षयित पदार्थ में ये सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस लग करके क्या करते हैं, मृदा को परिपक्व और उपजाऊ बनाते हैं। तो इस तरीके से मृदा जो है बनने की प्रोसेस में जैविक और अजैविक सभी तत्व भाग लेते हैं और मृदा को एक जो है परिपक्व संस्तर के रूप में निर्धारित करते हैं। अब मृदा निर्माण के कारकों का यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से कारक हैं जो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। तो इसको मुख्य रूप से 5 मूल कारक हैं इसके मृदा निर्माण के। तो सबसे पहला जो कारक है हमारा मूल पदार्थ या मूल चट्टान, पेरेंट मटेरियल जिसको कहते हैं, पेरेंट रॉक या पेरेंट मटेरियल। तो ये मूल चट्टान जो है, ये क्या होता है, चट्टान जो है मृदा निर्माण का आधारी पदार्थ है। ये स्वयं निष्क्रिय पदार्थ है। पेरेंट रॉक या मूल पदार्थ स्वयं निष्क्रिय पदार्थ है, लेकिन चट्टान के अपक्षय से मृदा निर्माण की प्रक्रिया जो है वो सक्रिय हो जाती है। ये निष्क्रिय अपने आप में निष्क्रिय पदार्थ है चट्टान, लेकिन अपक्षय के बाद जो है मृदा निर्माण की प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है। तो अब मृदा का रंग जो है, उसकी संरचना और उसकी पोषकता, ये सब जो है मूल चट्टान में निहित खनिज पदार्थों व कणों के विन्यास पर निर्भर करता है। खनिज पदार्थ किस तरीके का है, मान लेते हैं जैसे कोई ज्वालामुखी उद्गार से आया हुआ लावा है, तो उसमें खनिज पदार्थ की अलग विशेषता होगी, उसके कणों के विन्यास में अलग विशेषता होगी। तो ये सब चीज़ें मिल करके मिट्टी के रंग को, मिट्टी की पोषकता को निर्धारित करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, जो बेसाल्ट लावा वाला क्षेत्र है, तो बेसाल्ट लावा वाले क्षेत्र में ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है, काली मिट्टी का
निर्माण होता है और ये भारत की अधिक उपजाऊ मिट्टियों में से एक है काली मिट्टी। तो इसका निर्माण कैसे हुआ? बेसाल्टिक लावा क्षेत्र से हुआ। तो उसमें जो है कणों का विन्यास और इस तरीके से जो बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित और इसलिए उसका कलर क्या हो गया? ब्लैक हो गया। दूसरे कारक की अगर बात करें तो स्थलाकृति या उच्चावच है, टोपोग्राफी है। तो टोपोग्राफी भी जो एक निष्क्रिय कारक है, निष्क्रिय नियंत्रक कारक है जो मृदा निर्माण में भाग लेता है। धरातल की सतह का ढाल मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला एक अन्य प्रमुख कारक है। भाई उच्चावच क्या है? सतह में ढाल होगी तो ढाल भी जो है मृदा निर्माण को प्रभावित करता है, ये एक निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। तीव्र ढालों पर मृदा की पतली परत का निर्माण होता है। जैसे जैसे ढाल जो है तीखा होगा और मृदा उस पर क्या होगी? हवा के साथ या प्रवाहित जल के साथ वो उसकी ऊपरी परत बह जाएगी, तो वहां पर पतली परत का निर्माण होता है। जबकि सपाट उच्च क्षेत्रों में यानी पठारी क्षेत्र जो ऊंचे क्षेत्र हैं, सपाट है ऊपर से, तो वहां पर मोटी परत का निर्माण होता है मृदा के। और जो समतल क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्र हैं, वहां पर चीका मिट्टी के मोटे परतों का निर्माण होता है। और अगर उसमें जैव पदार्थों का भी एकत्रण हो गया तो मृदा का रंग गहरा काला भूरा हो जाता है। और तीसरा कारक है जलवायु या क्लाइमेट। तो मृदा निर्माण में जलवायु एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। जलवायु जो है लंबी अवधि में मृदा निर्माण में जलवायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। काफ़ी लंबी समय तक जो है मृदा को परिपक्व बनाने में जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाई आप यहाँ देख सकते हो कि जलवायु इतना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है मृदा निर्माण में कि एक ही जलवायु में अगर भिन्न भिन्न जनक सेल हैं, जनक पदार्थ हैं, पेरेंट रॉक हैं, अलग अलग पेरेंट रॉक हैं, लेकिन जलवायु कोई एक ही है, तो वहाँ पर मिट्टी का निर्माण एक ही जैसा होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं थार का मरुस्थल है हमारे भारत में, तो थार के मरुस्थल में देखा है बच्चों बलुआ मिट्टी पाई जाती है, वहाँ पर बलुए मिट्टी का निर्माण हुआ है। और जबकि वहाँ पर दो प्रकार के पेरेंट रॉक हैं, एक बलुआ पत्थर और दूसरा ग्रेनाइट पत्थर। तो दोनों पत्थरों में जो मिट्टी बनी वो बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ, क्योंकि वहाँ पर शुष्क जलवायु पाई जाती है। वहाँ की जलवायु कैसी है? शुष्क जलवायु है। तो शुष्क जलवायु के प्रभाव में आकर के वहाँ पर एक ही प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। तो इस तरीके से जलवायु बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है मृदा निर्माण में। चौथा कारक है जैविक क्रियाएं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में हम लोग वनस्पतियों, बैक्टीरिया, जीव जंतु, मानव, इनका हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। ये सब जैविक क्रियाएं करते हैं जितने जीव जंतु हैं। जैसे वनस्पतियों की अगर बात करें तो घास है, झाड़ी है, वृक्ष हैं, तो इनके पत्ते और जड़ जो है सड़ जाते हैं, तो इससे ह्यूमस का निर्माण होता है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। और अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया ह्यूमस को खा करके जीवित रहते हैं, ह्यूमस पदार्थों को खा करके जीवित रहते हैं। जो ह्यूमस पदार्थ इन वनस्पतियों और पेड़ पौधों की जड़ों के सड़ने से जिन वनस्पतियों का निर्माण जिस ह्यूमस का निर्माण होता है, तो उस ह्यूमस को खा करके ये लोग जिंदा रहते हैं, बैक्टीरिया वगैरह। तो अब यही कारण है कि गर्म जलवायु में ये अधिक सक्रिय रहते हैं। गर्म जलवायु में बैक्टीरिया अधिक सक्रिय रहते हैं क्योंकि वहाँ पर ह्यूमस को खा करके ये जो है पलते बढ़ते रहते हैं। तो जब ह्यूमस को ज़्यादा खाते हैं मिट्टी के, तो ह्यूमस मिट्टी का खत्म हो जाता है। जबकि ठंडे जलवायु में बैक्टीरिया कम सक्रिय रहते हैं, तो इसलिए ठंडे प्रदेशों की जलवायु में ह्यूमस की मात्रा अधिक मिलती है। यहाँ पर ये प्रश्न भी बन सकता है कि जो है किस क्षेत्र की मिट्टी अधिक उपजाऊ है, उष्ण क्षेत्र की या शीतोष्ण क्षेत्र की? तो शीतोष्ण क्षेत्र की मिट्टी अधिक उपजाऊ होगी, ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है उसमें। और इसके अलावा बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव जो मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं और बैक्टीरिया हैं, ये गैसीय नाइट्रोजन को जो है प्राप्त करते हैं वायुमंडल से और उसको पौधों की जड़ों में ले जा करके रासायनिक प्रक्रिया द्वारा फिक्स करते हैं, निर्धारण करते हैं। तो नाइट्रोजन का निर्धारण, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन भी यही बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव करते हैं। तो इसलिए जो लेगुनस पौधे हैं, लेगुनस पौधे में जैसे कि आपका जो मटर वगैरह हो गए, फलीदार पौधे हैं, तो इन सब जो है इनमें राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं और ये नाइट्रोजन का निर्धारण करते हैं। जीव जंतुओं की बात करें तो जो है चींटी हैं, चूहे हैं, दीमक, ये सब क्या करते हैं? मृदा में अपना आवास बनाते हैं। आवास बनाने के लिए मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं और जिसके कारण मृदा में नमी और हवा पहुंचती है। तो यही कारण है कि इन कीटों को मृदा निर्माण का इंजीनियर कहा जाता है। तो यहाँ पर एक तथ्य और निकल कर सामने आता है, मृदा निर्माण का इंजीनियर किसे कहा जाता है बच्चों? तो इन कीटों को, जीव जंतुओं को मृदा निर्माण का इंजीनियर कहा जा सकता है। तो इस प्रकार
और मानव भी इसी प्रकार से कृषि और खनन जैसे कार्य करता है, मानवीय गतिविधियां करता है, जैविक गतिविधियां करता है, तो इसके कारण मृदा निर्माण प्रभावित होता है। पांचवा हमारा आखिरी कारक है कालावधि या टाइम। ये तीसरा नियंत्रक कारक है, तीसरा निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। हमने 2 निष्क्रिय नियंत्रक कारक देखे थे, तो ये तीसरा निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। उसमें परिपक्व मृदा का निर्माण जो है और प्रोफाइल के विकास में लंबे समय की आवश्यकता होती है। एक परिपक्व मृदा यानी मैच्योर सॉइल का निर्माण और उसमें अच्छी तरीके से सभी संस्तरों की प्रोफाइल का विकास हो जाए मृदा के, तो उसके लिए एक लंबा समय चाहिए। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो बाढ़ से निक्षेपित मृदा है या फिर हिमानी से निक्षेपित टिल है, तो ये मृदाएं तरुण होती हैं, युवा होती हैं, इसमें संस्तर का अभाव रहता है, ये कम उपजाऊ होती हैं क्योंकि यहाँ पर प्रोफाइल का विकास नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर अपने मृदा निर्माण के साथ ही ये अध्याय जो हमारा भूआकृतिक प्रक्रियाएं हैं ये पूरा हो गया। तो हम लोग देख लेते हैं इस पूरे पाठ में जो तीनों खंड में हमारे लेक्चर थे, इनमें हमने क्या क्या चीज़ पढ़े, यहाँ पर हम पूरा समाहित करेंगे एक संक्षेप में। तो हमने पहले पढ़ा है भूआकृतिक प्रक्रियाएं, जिसमें हमने अंतर्जनित प्रक्रियाएं और बहिर्जनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया। इसके अलावा अपक्षय, बृहद संचलन, भूस्खलन, अपर्दन, निक्षेपण, ये सब हमने अभी आज वाले लेक्चर में पढ़ा है। मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं, मृदा निर्माण के कारक। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा आज पाठ जो है इसी आखिरी वीडियो खंड के साथ, तीसरे खंड के साथ ही ये खत्म हो जाता है। अब इसमें कुछ हम गृह कार्य प्रश्न के माध्यम से करेंगे। तो बच्चों ये प्रश्न है, इनको नोट कर लीजिए। तो पहला प्रश्न है, पेडोलॉजी संबंधित है। पहला ऑप्शन है जलवायु विज्ञान, मृदा विज्ञान, और सी है इतिहास, और डी ऑप्शन है पक्षी विज्ञान। बहुविकल्पीय में दूसरा प्रश्न है, अपर्दन का कौन सा कारक जलवायविक दशाओं से नियंत्रित नहीं होता है। पहला कारक है हवा, दूसरा नदी, तीसरा हिमानी, और चौथा ऑप्शन है आपका भूमिगत जल। तीसरा प्रश्न जो कि 30 शब्दों में लिखना है, क्या मृदा निर्माण में अपक्षय एक आवश्यक अनिवार्यता है। इसे 30 शब्दों में करिए। और चौथा प्रश्न, आखिरी प्रश्न 150 शब्दों का है, इसे आपको करना है मृदा निर्माण के कारकों पर प्रकाश डालिए। तो इसी के साथ ये अध्याय हमारा आज पूर्ण होता है। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।